नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज सुबह रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सीएम ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। मुख्यमंत्री दर्शन करने के बाद मणिराम दास छावनी पहुंचे। मणिराम दास छावनी के प्राकृतिक चिकित्सालय में श्री राम सत्संग भवन का लोकार्पण कर संत समाज से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी में सौगातों की बौछार लगा दी। सीएम ने 2 दिवसीय आरोग्य आयुष मेले का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय आरोग्य आयुष मेले का आयोजन आज और कल तक रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अयोध्या को भारत की पूंजी बताया, बल्कि विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आज राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। तो बता दें कि आज अयोध्या में आयुर्वेदिक कॉलेज का उद्घाटन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं की सौगात भी दी है। वहीं बीजेपी की जनविश्वास यात्रा मेरठ के गांव कैथवाड़ी पहुंची, जहां उक्सिया गांव में जनविश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस जनविश्वास यात्रा में कैप्टन अभिमन्यु सिंह शामिल हुए। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, सांसद संजीव बालियान भी मौजूद रहे। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को गिनाया। 4.5 साल में चौमुखी विकास हुआ। इसके साथ ही कहा कि इस बार हम ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। माई का लाल की हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर की वादियों में कोई कंकर भी मार सके, कोई पत्थर भी मार सके। ये मोदी जी और योगी जी ने जहां जम्मू कश्मीर और सीए के ऊपर सख्ती बरतने का काम किया, वही अन्नदाता का सम्मान बढ़ाने का काम किया। अन्नदाता किसान की को पूजा करने का काम किया। मित्रों, ये बात बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इस बात को गांठ बांध लेना और यही निवेदन करता हुआ, हम किसान के बेटे हैं, बात की गारंटी दे देना, तो फिर देखना कि हम इस बार पहले से ज्यादा यहाँ पर वोट दिलाने का काम करेंगे। पहले से कमल के फूल के बटन दबाना। फतेहपुर जिले में आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज जिले के 3 विधानसभा में जनविश्वास यात्रा में सम्मिलित हुए, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हाईकोर्ट की ओर से विधानसभा चुनाव पर रोक लगाए जाने के सुझाव पर उन्होंने कहा कि कोविड का पालन किया जाएगा और वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि उन्हें अनुपयोगी लगते होंगे जो चोरी करते हैं, जो दूसरों के जमीन पर कब्जा करते हैं, जो गुंडाई करते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जनविश्वास यात्रा में योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और ज्यादा सीटों के साथ प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। इस मौके पर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित दिग्गज नेता रथ पर सवार होकर जहानाबाद और बिंदकी सहित आयास शाह विधानसभा के लिए निकल गए। योगी ही अनुपयोगी उन लोगों के लिए है जो गुंडा मवालियों को संरक्षण देते हैं, उनके लिए अनुपयोगी है। जो माताओं और बहनों का अपमान करते हैं, उनके लिए अनुपयोगी है। जो जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनके लिए अनुपयोगी है। योगी जी तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, हमारे युवाओं के लिए यही उपयोगी है। आज का ये ऐतिहासिक यात्रा अपने अगले मुकाम पे जा रही है और अभी बिंदकी पे, अयाज शाह पे 2 जगह और सभाएं हैं। आज जनता इस बात के लिए मोदी जी और योगी जी का कि राशन दुगना, आज बिजली हर गांव में, आज शौचालय मुफ्त में, आज गैस का कनेक्शन मुफ्त में, 6000 किसान की निधि मुफ्त में, आज यहाँ पर ITI दिया है फतेहपुर में, यहाँ केंद्रीय विद्यालय दिया है, 14 विद्यालय माध्यमिक के दिए हैं, यहाँ पर आज मेडिकल कॉलेज दिया है, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया है। इस तरीके से आज जो विकास हुआ है, आप देख सकते हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है और ये जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी का फिर से जो दोगुना यानी अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ेगी बीजेपी।
वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग 6 जिलों में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा निकाली गई। बता दें कि जनविश्वास यात्रा का आगाज 6ठा दिन है। गोंडा से चली यात्रा बहराइच पहुंची। इस यात्रा में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया। हम आपको 4 तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बहराइच, देवरिया, फतेहपुर, मेरठ। वहीं देवरिया में जनसभा विश्वास यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और फतेहपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल हुए। इसके अलावा बागपत के बाद मेरठ में पहुंची है जनविश्वास यात्रा। इन यात्राओं का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। तो 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया है। तो इन यात्राओं में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं और साथ में कार्यकर्ताओं ने भी नेताओं का जोश भरा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शुक्रवार यानी कि आज प्रयागराज में हैं। शहर के आलोपी बाग स्थित पटेल संस्थान में आयोजित मंडली सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दलित समाज से घृणा करती है। उन्होंने बोला कि दोनों ही पार्टियां एक है। आरएसएस के मुखिया और सपा के तत्कालीन मुखिया की हाल ही में एक साथ सामने आई तस्वीरें इस बात के प्रमाण हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी में लोगों का सम्मान है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण को दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है। इस समाज से 100 से ज्यादा लोगों के एनकाउंटर किए गए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर सभी के साथ छलावा और झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि ना तो महंगाई नियंत्रण में हुई और ना ही युवाओं को रोजगार मिले हैं। नौकरी के नाम पर युवाओं को सिर्फ लाठियां मिली हैं और ठगने का काम किया गया है। सुनिए क्या कुछ कहना है सतीश चंद्र मिश्रा का। देखिए, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारी इस कार्यक्रम में पहुंचिए और अब आपको अपने आप एहसास हो जाएगा। अपने और पार्टियों की भी मीटिंग देखी है। हमारी तो ये छोटी छोटी कम जिलों की बैठक हो रही है और पूरे प्रदेश में हम हर जिले में जा चुके हैं। अब यहाँ पर मंडल स्तरीय हम जो रिजर्व सीटें हैं उनके लोगों को बुला पहुँच रहे हैं। तो आप देखेंगे खुद भी कि कितना उत्साह है लोगों के अंदर। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से लोग उत्साहित होकर के हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से तय है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और उसके पीछे कारण ये है कि लोग जो अभी की सरकार है उससे बहुत परेशान है। समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी, जो भी उसमें जिस तरह के माहौल था वो किसी से छुपा नहीं। दंगा फसाद, गुंडा, ये वो सब चीज़ें, गर्दी सब चल रही थी। उसको लेकर के इनको लेके आए थे और इन्होंने आकर के पूरे प्रदेश को और अंधकार में डाल दिया है। वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए लोगों पर बड़ी गाज गिरी है। बता दें कि कानपुर के इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली। गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली। आनंदपुर इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टून्स में नोट भरे मिले, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। खास बात तो यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के बेहद करीबी कहे जाते हैं और उन्होंने बीते दिनों समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। छापे में जो फोटो सामने आए हैं उनसे दिख रहा है कि अलमारी में कार्टून में भरकर नोट रखे गए हैं। बता दें कि 500 रुपए और 2000 की गड्डियां भी मिली गई है। इन बंडलों की ऐसे पैक रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर के द्वारा भेजा जा सकता था। यह भी बताया जा रहा है कि आरटी की टीम नोट गिनने की 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। शुक्रवार सुबह एसबीआई की कल्याणपुर ब्रांच से नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और बुलाई गई। गुरुवार शाम 6 बजे तक यहां नोटों की गिनती जारी रही। अभिनव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कानपुर से। अभिनव के पास चलेंगे। अभिनव, अगर बात की जाए तो जो तस्वीर सामने आई है, तस्वीरों में नोटों के बबंडल दिख रहे हैं। जानकारी भी सामने आ रही है कि कई पेटी रकम नोट आईटी ने ले गई है। क्या कुछ अभी जानकारी आपके पास है? क्या कुछ अपडेट आया है? कितनी रकम की गिनाई हो चुकी है और अभी क्या कार्रवाई चलेगी? क्योंकि सामने यह भी आया है कि पीयूष जो जैन है उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि डीजीजीआई की जो टीम है वो पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन को हिरासत में लेकर गई है या किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है पूछताछ के लिए। और इसके बाद सीजीएसटी के जो एक्ट है 67, इस एक्ट के तहत इस पूरी रकम को सीज करने की कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो चुकी है कि रकम कितनी है, लेकिन जिस तरह से जो ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया गया है उससे 150 करोड़
की लगभग कीमत बताई गई है, लेकिन गिनती अभी भी जारी है। और अभी कुछ ही देर पहले स्टेट बैंक के अधिकारी नोट गिनने की एक और मशीन लेकर पीयूष जैन के घर में पहुंचे हैं और लगातार नोटों की गिनती जारी है। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के पास आपके वापस आएंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर एक कानपुर की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के करीबी लोगों पर जो आईटी की छापामारी हुई है, गाजगिरी है, वो तस्वीर है। और कितनी रकम है, ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। और ज़रूरी है समझना भी, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ऐसी रकम होती है और इनकम टैक्स से ये पैसा छुपाए होती है। हालांकि जाँच पड़ताल के बाद क्या कुछ सामने आता है, ये हम आपको बताएंगे। हरिद्वार में धर्म संवाद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने यह जानकारी दी है। दरअसल आरोप यह है कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। केस दर्ज होने के लेकर जितेंद्र त्यागी ने कहा है कि जो मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, यह मुस्लिम समाज की बौखलाहट है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनकी पोल खुल चुकी है और हिंदू संगठित हो रहा है। इससे मुस्लिम वोटों पर राजनीति करने वाली पार्टी घबरा रही है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरे विरुद्ध जो हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराया गया है, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में भी मुकदमा दर्ज कराया था। और भारत के विभिन्न थानों में हेट स्पीचेस कहकर जो मेरे विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो कराए जा रहे हैं, ये कट्टरपंथी मुल्लाओं की, मुस्लिम समाज के आतंकी लोगों की बौखलाहट है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनकी पोल खुल चुकी है। सच्चाई कहना हेट स्पीच नहीं है। हिंदू संगठित हो रहा है। इससे मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियां घबराई हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो हिंदुओं में फूट डाली जाती है, उनको लग रहा है कि यह फूट अगर नहीं पड़ पाई तो उनका तो नामो निशान राजनीति से मिट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए हिंदुत्व को कमजोर किया जा रहा है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। पीएम से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट ने जस्टिस ने कहा कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं, रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। जस्टिस ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान बचती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी पिछली दूसरी लहर में हमने देखा है कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए और जान भी गंवाई है। ग्राम पंचायत के चुनाव, बंगाल विधानसभा के चुनाव ने लोगों को काफी संक्रमित किया। इससे लोग मौत के मुंह में गए। आज फिर से चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का पास है, जिसकी वजह से पार्टियां रैली कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता और संभव भी नहीं है। इसी वजह से चुनाव को टालना ही सही है। तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका चल रही है, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये बात प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयुक्त से की है। अब देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस मुख्यालय में हुई मारपीट ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंडी नेताओं को बिठाकर एकजुट करने का संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ एकजुट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ कांग्रेस भवन में ही मारपीट कर डाली, जिसके बाद से ही कांग्रेस भवन में हंगामेदार स्थिति बनी रही। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि गुट विशेष के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ प्रदेश मुख्यालय में मारपीट की, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी बयान या टिप्पणी नहीं की गई। दूसरी तरफ मारपीट के आरोप में घेरे में आए युवा कार्यकर्ता रितेश शेट्टी का कहना है कि केवल बातचीत और धक्का मुक्की हुई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संगठन सक्रिय हो गया है। कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ कहा सुनी, कुछ बात में तनव हुई है, उसी बात को लेकर शायद ये घटना परिणित हुई है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हम पदों में हैं और महत्वपूर्ण पद में हैं, तो कम से कम हम सबको संयम से काम लेना चाहिए और ऐसे वक्त पर ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें मैं हर तरह की कार्रवाई करूंगा। मैं ज़रा सा अपने जो राज्य के नेता हैं उनसे मैं ज़रा बात कर लूं, और बात करने के बाद, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है,
ये सीधे सीधे जो है कांग्रेस मुख्यालय में आकर हाथापाई करना, ये सीधे सीधे मैं समझता हूँ सीधे सीधे इसको गुंडागर्दी कहा जाएगा कि इस तरह से अगर आप किसी प्रदेश के पदाधिकारी के ऊपर अगर हाथ उठाएंगे, जिसका वीडियो तमाम लोगों पर है। भैया देखिए, आप ये इस चीज़ को मैं आपको पास रखने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। गत कई दिनों से आप ये सोशल मीडिया में हमारे हाईकमान के लिए ऊट पटांग के बयान दिए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में खोल के देख लीजिए, ये लड़ाई इन्होंने आपसी ना करके, मतलब बीजेपी से ना करके हरीश रावत जी बना दी है। तो आप अगर है ना, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप बीजेपी से चुनाव और लड़े। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली में विधायक आतिशी आज हल्द्वानी पहुंचे हैं। बता दें, आतिशी हल्द्वानी का दौरा किया, जहां उन्होंने मातृ शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आतिशी ने आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में उत्तराखंड की महिलाओं से जुड़ने का आह्वान किया है। साथ ही इस दौरान आतिशी ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने हर वादे पर खरा उतरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 21 सालों में उत्तराखंड राज्य कर्ज तले दबा हुआ है और भ्रष्टाचार से उत्तराखंड की जड़ें खोखली हो गई है। आतिशी के मुताबिक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर चुनाव लड़ेगी।